हेलो एल्केन यानी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के बनाने की हमने सामान्य विधियां देखी थी और आज हमें यहाँ पर देखना है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके भौतिक गुणों के ऊपर। हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो जो हेलो एल्केन होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक, इनके गलनांक क्वथनांक। गलनांक आप समझते ही होंगे, इसमें गलाया जाता है। क्वथनांक में क्या किया जाता है, उबाला जाता है। तो जो हेलो एल्केन होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक अपने पैतृक एल्केन से अधिक होते हैं। किससे अधिक होते हैं? अपने पैतृक एल्केन से। पैतृक एल्केन से कैसे होते हैं? अधिक। पैतृक एल्केन का मतलब समझ रहे? जिनकी सहायता से हेलो एल्केन को बनाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? पैतृक एल्केन कहेंगे। और जो बने हैं उनके गलनांक क्वथनांक की हम बात कर रहे हैं। इनके गलनांक क्वथनांक यानी एल्किल हैलाइड के गलनांक क्वथनांक अपने पैतृक एल्केन से यानी जिनसे इनको बनाया गया है उनसे कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। कैसे हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जो एल्केन हैं इन एल्केनों में द्विध्रुव एल्केनों में द्विध्रुव आकर्षण कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण कार्य करता है। आकर्षण का मतलब ऐसे समझ लिए कि ये एक प्रकार से बल है, आकर्षण बल। द्विध्रुव प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। इस कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक पैतृक एल्केन से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। तो जो गलनांक क्वथनांक अधिक हैं वो किसके कारण हो गए? इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल का मतलब तो समझते ही हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, मजबूती के साथ बंधे रहेंगे। तो अब उनको तोड़ने के लिए, आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। अब यदि आकार में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। आकार में क्या हो जाए? वृद्धि। तो आकार में वृद्धि से R सिंगल बॉन्ड X। R सिंगल बॉन्ड X का मतलब समझ रहे? एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ा रहेगा तो बीच में बंधक के द्वारा तो जुड़ा ही रहेगा। R सिंगल बॉन्ड X का क्वथनांक बढ़ता जाता है। R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता जाता है। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता जाता है। इस बात को समझिए। हमने कहा किसमें वृद्धि के साथ? आकार में वृद्धि के साथ। जो एल्किल हैलाइड रहेंगे उनके क्वथनांक में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ एल्किल देखिए, एल्किल को लिखा हमने। हैलाइड के रूप में सबसे पहले हमने किसको लिखा? फ्लोरीन को। किसको लिखा? फ्लोरीन को। इसके बाद फिर हमने एल्किल लिया, फिर हमने X की जगह हैलोजन के रूप में किसको लिया? क्लोरीन को। फिर हमने फिर एल्किल लिखा, फिर इसकी जगह किसको लिखा? ब्रोमीन को लिखा। फिर एल्किल लिखा, इसकी जगह हमने किसको लिखा? आयोडीन। और AT को तो लेते नहीं। एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका केवल हम अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करते हैं। अस्थायी तत्व है। अब अस्थायी है तो उसके गुणों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ स्थायी रहेगी तभी तो उसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो हमने कहा आकार में वृद्धि से, तो फ्लोरीन का आकार कम रहेगा। क्लोरीन का आकार फ्लोरीन के आकार से अधिक होगा।
फिर ब्रोमीन का आकार क्लोरीन के आकार से अधिक होगा। किसका अधिक होगा? और यहाँ पर किसका अधिक होगा? तो सीधा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये है आकार में वृद्धि से R सिंगल बॉन्ड X का क्वथनांक बढ़ता जाता है। तो तीर के दिए किसकी साइड चिन्ह को खोलेंगे हम? बढ़ते की ओर। तो RF का क्वथनांक R सिंगल बॉन्ड Cl से कैसा है? कम। और R सिंगल बॉन्ड Cl का कैसा हो जाएगा? अधिक। तो ये लाइन आपकी पूरी इसको क्लियर कर दे। इसके बाद यदि हम देखें अगले पॉइंट में, तो यहाँ पे बताया गया है सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के। अभी भी हम बात किसकी करेंगे? गलनांक और क्वथनांक। सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक शाखित श्रृंखला से, शाखित से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। शाखित से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। मतलब यदि हम किसी यौगिक को देख रहे हैं वो कैसा है? सीधी श्रृंखला वाला है। और यदि किसी यौगिक को देख रहे हैं जो कैसा है? शाखित यौगिक है। मतलब एक शाखा नुमा इधर उधर से जो बॉन्ड लगे रहते हैं, शाखा नुमा संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कह सकते हैं? शाखित यौगिक कह सकते हैं। तो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो शाखित यौगिकों से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर किससे अधिक थे? पैतृक एल्केन से अधिक थे। और यहाँ पर किससे अधिक हैं? शाखित यौगिकों से कैसे हैं? अधिक हैं। इसके बाद देखेंगे ये जल में बहुत कम विलेय होते हैं। जल में कम विलेय होते हैं। विलेय का मतलब समझ रहे हैं? घुलनशीलता के गुणों को यहाँ पे बताया गया है। कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। ये जल में कैसे होते हैं? कम विलेय होते हैं। जबकि जो कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक का मतलब होता है CCl4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक विलायकों के अंतर्गत आते हैं। इनमें कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। अंतर है ये थोड़ा सा दोनों में। एल्किल हैलाइड की वाष्प को यदि हम क्या करें? एल्किल हैलाइड यानी R सिंगल बॉन्ड X, इसकी वाष्प लें और इसकी वाष्प को हम क्या करें? जलाएं। तो जलाने पर एल्किल हैलाइड की यदि हम वाष्प को क्या करते हैं? जलाते हैं। तो वाष्प को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है? हरे रंग की ज्वाला प्राप्त होती है। हरे रंग की ज्वाला प्राप्त होती है। यदि हम क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड की वाष्प को जलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एल्किल हैलाइड की वाष्प बनानी पड़ेगी। अब इस एल्किल हैलाइड की वाष्प को हम जब क्या करेंगे? जलाएंगे। तो जलाने पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हरे रंग की ज्वाला। किस रंग की ज्वाला देखने के लिए मिलेगी? हरे रंग की ज्वाला देखने के लिए मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ गुण देखते हैं। कि वाष्प का मतलब अब ऊष्मा यहाँ पर फैक्टर के रूप में काम करेगी। आपने कक्षा 11वीं की फिजिक्स में देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि जो द्रव होते हैं, द्रवों से जलने की बजाय वाष्प से जलना ज़्यादा कठिन होता है। वो ऊष्मा का फैक्टर होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा कार्यशील वाष्प को माना गया। इस कारण एल्किल हैलाइड की अपन ने वाष्प को बना लिया। अब किसी निश्चित एल्किल के हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम,
हम क्या देख रहे हैं, आर सिंगल बॉन्ड एक्स की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब क्रिया करने की दर। तो यदि हम आर सिंगल बॉन्ड एफ को देखें, आर सिंगल बॉन्ड सी एल को देखें, आर सिंगल बॉन्ड वी आर को देखें, आर सिंगल बॉन्ड आई को देखें, सब एल्किल हैलाइड है। इनकी जो क्रियाशीलता रहेगी, क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। मतलब एल्किल फ्लोराइड कम क्रियाशील रहेगा एल्किल क्लोराइड से, एल्किल क्लोराइड कम क्रियाशील रहेगा एल्किल ब्रोमाइड से, एल्किल ब्रोमाइड कम क्रियाशील रहेगा एल्किल। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर क्रियाशीलता का क्रम बढ़ रहा है। परमाणु का आकार नहीं बढ़ेगा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो परमाणु का आकार बढ़ने से यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्रियाशीलता के गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रियाशीलता में कब होती है वृद्धि, परमाणु का जब आकार बढ़ता है। परमाणु आकार में वृद्धि से। तो परमाणु आकार किसका लिया गया है, हैलाइड का लिया गया है। किसका लिया गया है, हैलाइड का लिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो किसी निश्चित एल्किल हैलाइड के लिए किसी एल्किल हैलाइड का घनत्व ये आपका जो क्रम लिखा हुआ है ये इसके घनत्व को भी शो करेगा। एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसका जो घनत्व होगा, घनत्व में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो परमाणु के आकार बढ़ने पर, हैलाइड के परमाणु के आकार बढ़ने पर उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, तो भी यही क्रम रहेगा। और परमाणु के आकार के बढ़ने के कारण उसके घनत्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, तब भी यही स्थिति देखने के लिए मिलेगी। आर सिंगल बॉन्ड एफ का घनत्व कम रहेगा, जबकि आर सिंगल बॉन्ड आई का जो घनत्व रहेगा वो इनकी अपेक्षा कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं जिनमें मधुर गंध होती है। किस प्रकार की गंध देखने के लिए मिलती है, मधुर गंध देखने के लिए मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो निम्नतर सदस्य सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, गैस। देखो निम्नतर सदस्य का मतलब समझ रहे, निम्नतर सदस्य का मतलब होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कैसी होती है, कम। उन्हें हम क्या कहते हैं, निम्नतर सदस्य कहते हैं। तो जो निम्नतर सदस्य होते हैं ये सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। C18 तक के एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए यहाँ पर किसको बताया गया है, कार्बन की संख्या को बताया गया है। C18 तक के किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। बाकी के जो उच्च रहेंगे ये किस अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था में रहेंगे। तो ये अवस्था हो जाएगी। निम्न सदस्य जो होंगे जिनमें कार्बन की संख्या कम होगी वो कैसे होंगे, सामान्य ताप पर गैस अवस्था में। और जिनमें कहाँ तक होगी, C18 तक होगी, तो वो किस अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में। और जो उच्च सदस्य होते हैं ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमारे हैलो एल्केन के क्या हो जाएंगे, भौतिक गुण हो जाएंगे। और जो भौतिक गुण होते हैं ये कहीं ना कहीं सीखना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इस प्रकार से आपको क्रम दे दिया जाएगा। अब इस क्रम में इनको आगे पीछे लिख दिया जाएगा या सेम ये क्रम रहेगा। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, घनत्व का क्रम क्या रहेगा, तो वहाँ पर इनको याद करने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से आपको इसको सीख लेना है। ये क्रम बताया गया है,
इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? पैतृक एल्केन से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। और सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो शाखित यौगिकों से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। जल में कैसे होते हैं? ये कम विलेय होते हैं। जबकि कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? पूर्णतः विलेय होते हैं या फिर अधिक विलेय होते हैं। क्रियाशीलता का क्रम हमने देखा, घनत्व का क्रम हमने देखा। इसके अलावा हमने इसमें किस गुण को देखा? गंधता के गुण को देखा। अब हम देख लेते हैं एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के कौन से गुण? रासायनिक गुण। मतलब अब एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की हम क्या कराएंगे? रासायनिक क्रियाएं। तो एल्किल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? एल्किल हैलाइड लिया, यानी क्या हो गया? R सिंगल बॉन्ड X हो गया। ये किसके साथ क्रिया करेगा? ये क्रिया करेगा आपका एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। KOH जो है ये किस प्रकृति का है? एल्कोहलीय प्रकृति का है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन के साथ जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे? ये जो X है ये K के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा? KX बनाएगा। और ये जो R है ये किसके साथ क्रिया करेगा? OH के साथ, तो क्या बनाएगा? R सिंगल बॉन्ड OH। और R सिंगल बॉन्ड OH क्या है? एक प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। और यहाँ पर क्या बनेगा? KX बनेगा। क्या बनेगा? KX बनेगा। अब जैसे यहाँ पर हम R की जगह किसको ले लेते हैं? CH3 को। X की जगह किसको ले लेते हैं? Cl को। ये रिएक्ट करेगा आपका किसके साथ? एल्कोहली के OH के साथ। तो यहाँ पर निर्माण होगा प्राथमिक एल्कोहल का, यहाँ से CH3 और यहाँ से OH। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड OH, या डायरेक्ट लिख सकते थे CH3OH। ये प्राथमिक एल्कोहल है। बाकी का यहाँ से क्या बचा हुआ है? ये K और Cl। तो साइड में क्या लिख देंगे? KCl। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर देखा कि जब एल्किल हैलाइड, देखिए रासायनिक गुण की परिभाषा या जो भाषा जिसे आप कहते हैं ये रासायनिक समीकरण को देख करके बनती है। दो तरीके हैं रासायनिक समीकरण की भाषा से आप रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, या फिर रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण की भाषा लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। जैसे हमने इसमें देखा, जब एल्किल हैलाइड एल्कोहली के OH के साथ जलीय विलयन में क्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल का क्या करता है? निर्माण करता है। और इसके बाद हम इसकी रिएक्शन को करा देंगे और ये संतुलित क्रिया हो जाएगी। इसके बाद दूसरे रासायनिक गुण में बताया गया है एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH से क्रिया करता है। देखो एल्किल हैलाइड यानी R सिंगल बॉन्ड X, एल्कोहलिक KOH यानी KOH। अब इसमें भी यही दिख रहा है, इसमें भी यही दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। इसमें एल्कोहलिक KOH का जलीय विलयन लिया गया था। क्या लिया गया था? एल्कोहलिक KOH का जलीय विलयन। तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ। और इसमें हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है। तो किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे? एल्कीन के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसका निर्माण हो गया है? एल्कीन का। अब आपको लग रहा है यहाँ कुछ और लिखा, यहाँ कुछ और लिखा, ये समीकरण भाषा वाला समीकरण है। इसमें ये बताया गया कि एल्किल हैलाइड जब एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा? एल्कीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। जब हम R की वैल्यू को रखेंगे, X की वैल्यू को रखेंगे, KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस साइड किसको बनाएंगे? एल्कीन को बनाएंगे। बाकी का जो अपना उत्पाद रहेगा वो शायद उत्पाद के रूप में बाहर की ओर निकल जाएगा।
ये मुक्त भाषा वाली समीकरण है। बात समझ गए? ये बात समझ गए क्या हो गया इसमें? इसमें हो गया कि आपका एल्किल हैलाइड रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? एल्कोहलिक OH के साथ, और एल्कीन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। ये आपका एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ, यानी KCN के साथ। तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड का क्या होगा? निर्माण। किसका निर्माण होगा? ये आपका जो X है ये किसके साथ क्रिया कर लेगा? K के साथ क्रिया कर लेगा। तो क्या बना लेगा? साइड में KX बना लेगा। और ये R किसके साथ क्रिया करेगा? CN के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बना लेगा? एल्किल साइनाइड। तो ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। अब यदि हमें इसके वैल्यू को रखना है, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई समीकरण टफ नहीं है। यदि आप सॉल्व करने की सोचेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर KCN का KCN है, ये आपका किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? KCl के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? KCl, और प्लस में क्या आ जाएगा? CH3CN। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH3CN लिखेंगे। मैथिल साइनाइड या फिर एल्किल साइनाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। अब इस क्रिया के साथ में, साइनाइड वाली क्रिया के साथ में एक और क्रिया देख लेते हैं। एक और क्रिया को देख लेते हैं। इसमें हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, R सिंगल बॉन्ड X की क्रिया किसके साथ कराते हैं? AgCN के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? AgCN के साथ कराते हैं। अब आपको इस रासायनिक समीकरण को देखने से लग रहा होगा कि क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड CN बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? AgX। लेकिन ऐसा केवल देखने से ही लग रहा है, क्योंकि इसके अपने कुछ गुण होते हैं। इन अपने गुणों के कारण ये R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड जब सिल्वर साइनाइड के साथ क्या करता है? क्रिया करता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। बाकी का ये Ag किसके साथ क्रिया कर लेगा? X के साथ क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा? ये AgX बना लेगा। ये आपको याद होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड सिल्वर साइनाइड के साथ जब क्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर की रिएक्शन देखने के साथ आपको वैसी ही दिखाई दे रही है तो तुरंत आप लिख दें। अपने कुछ गुण होते हैं तत्व विशेष के, तो उसके कारण क्रियाएं बदल जाएंगी। अब यदि हम R की जगह किसको रख दें? CH3 को। X की जगह किसको रख दें? Cl को। AgCN का AgCN हो गया, तीर का चिन्ह लगाएंगे। R की जगह हमने क्या रखा? CH3, और NC का क्या आएगा? NC, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद अगली क्रिया देख लेते हैं रासायनिक गुणों के रूप में एल्किल हैलाइड की। देखिए, जब एल्किल हैलाइड किसके साथ क्रिया करता है? मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है। तो हम क्रिया करा रहे हैं किसकी? एल्किल हैलाइड की। किसके साथ क्रिया कराई जा रही है? यहाँ पर मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ। ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनेगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं? गिग्नाइड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहा जाता है? गिग्नाइड अभिकर्मक कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या बनाया? गिग्नाइड अभिकर्मक। वैल्यू को पुट रख करते हैं। यहाँ पर देखिए, R की जगह हमने किसको ले लिया? C2H5 को। X की जगह हमने किसको ले लिया? Cl को। Br को भी ले सकते हैं, लीजिए Br को ले लेते हैं।
और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया आपका Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर इन दोनों को आपस में मिलाने का काम करेगा। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे क्या कहते हैं? गैगनाइड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहा जाता है? गैगनाइड अभिकर्मक कहा जाता है। अब अगली जो रिएक्शन है, जिसे आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ के आए हैं, वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वोल्टेज अभिक्रिया हो जाएगी। और वोल्टेज अभिक्रिया में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड। देखिए, एल्किल हैलाइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? सोडियम धातु के साथ। अब होता क्या है इस क्रिया में? एल्किल हैलाइड के कितने अणु भाग लेते हैं? 2। और हमने इनको इस प्रकार इसलिए लिखा है ताकि हम रासायनिक समीकरण को सीखना आसान बना दें। हम यहाँ पर इसको ना लिख करके यहाँ डायरेक्ट इसके सामने 2 का गुणा भी कर सकते थे, तो भी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाता, सही माना जाता। ये रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। बनता क्या है? सम संख्या वाला एल्केन, यानी R सिंगल बॉन्ड R। सम संख्या वाले एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। बाकी का ये देखिए, ये X, ये Na और ये X, ये आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे? NaX का। Na+1 और X-1, इस कारण फॉर्मूला क्या बनेगा? NaX। और यहाँ पर X के कितने लिए जा रहे हैं? 2। तो सामने कितने का गुणा? तो Na के भी कितने हो गए? 2। तो कितने का गुणा? 2 का गुणा। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें? एल्केन। R सिंगल बॉन्ड R, यानी क्या प्राप्त हुआ? एल्केन। और संख्या कैसी रहेगी? सम संख्या वाला। कैसे? दूसरे समीकरण से समझते हैं। R की जगह हम किसको ले लेते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड। X की जगह किसको ले लेते हैं? Cl को। प्लस में क्या आएगा? 2Na का 2Na, प्लस में X की जगह किसको लिया? Cl को। R की जगह किसको लिया? CH3 को। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। और यहाँ R और R बन रहा था, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? CH3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये बाकी का क्या बनेगा? ये बनेगा 2NaCl। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2NaCl लिखेंगे। देखिए, सम संख्या वाले एल्केन का निर्माण हुआ है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो यदि आप इसको एल्केन नहीं मान रहे हैं तो हम मनवा के रहें। देखो, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। किसका फॉर्मूला लिखा है? एथेन। एथेन माने एल्केन। तो सम संख्या वाले एल्केन का क्या होता है? निर्माण। वोल्टेज अभिक्रिया की विशेषता है, इस अभिक्रिया के द्वारा केवल सम संख्या वाले एल्केन ही बनाए जा सकते हैं। C2H6 बना है तो अगले में C4 वाला बनेगा। तो सम संख्या वाले एल्केन ही बनाए जा सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई हमारी? वोल्टेज अभिक्रिया हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं एल्किनीकरण। ऊपर से साफ करते हैं। अगले रासायनिक गुण में हम देख लेते हैं एल्किनीकरण, या फिर सीधा यदि हम रासायनिक अभिक्रिया का नाम डालें तो क्या लिखेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। परीक्षा में पूछी जाने वाली क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी बता रहे हम एल्किनीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी हम किसको देख रहे हैं? एल्किनीकरण को देख रहे हैं। एल्किनीकरण यानी एल्किल हैलाइड वाली क्रिया। ठीक है, एल्किनीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड वाली क्रिया। देखिए, जब बेंजीन, ये क्या हो गया? बेंजीन। जब
बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड यानी CH3Cl, R सिंगल बॉन्ड Cl माना जाएगा, R सिंगल बॉन्ड X माना जाएगा ये। तो जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में की जाती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है, तो टोलुइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टोलुइन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेथिल बेंजीन कह सकते हैं। देखिए बेंजीन में क्या करेंगे हम, CH3 में से इसमें CH3Cl में से किसको उठा लेंगे, CH3 को, और इस CH3 को कहाँ लगा देंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर, ये लगा दिया। और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगाया, CH3, जहाँ पर CH3 लगा है वहाँ से क्या निकलेगा, एक H बाहर निकलेगा, और यहाँ का क्या बचा हुआ है, Cl, तो ये H उस Cl के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, टोलुइन का निर्माण हुआ है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्किनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वास्तव में एल्किनीकरण जो अभिक्रिया होती है, एल्किनीकरण अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बात समझ गए। भाषा में क्या आएगा, जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, या फिर सीधा बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है, तो टोलुइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शन में हम देख लेते हैं क्या, अपचयन। अगली रिएक्शन में हम क्या देख लेते हैं, अपचयन। किसका अपचयन कराएंगे, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का क्या कराया जा रहा है, अपचयन कराया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में, जिंक कॉपर युग्म यानी Zn सिंगल बॉन्ड Cu। ये किसको शो कर रहा है, जिंक कॉपर युग्म को शो कर रहा है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो देखिए एल्किल हैलाइड ये है, इसका हम क्या करा रहे हैं, अपचयन। देखिए इसका हम क्या करा रहे हैं, अपचयन। किसकी उपस्थिति में, जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में। हमने हाइड्रोजन कितने लिए, 2। ये बीच का बंध टूटेगा, इन 2 हाइड्रोजनों में से एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड H, R सिंगल बॉन्ड H बनेगा। फिर प्लस में ये क्या बनेगा, HX बनेगा। क्या बनेगा, HX बनेगा। बात समझ में आई। तो यदि इसकी जगह हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, किसकी उपस्थिति में, ZnCu कॉपर, जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में। अपचयन करा रहे हैं, 2 ही क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि एक बंध तोड़ेंगे। एक बंध तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजनों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने हाइड्रोजनों की, 2 हाइड्रोजनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इस बंध को तोड़ देते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड H, और इसको क्या लिखेंगे, प्लस में HCl। देखिए क्या प्राप्त हुआ है, एल्केन। क्या प्राप्त हुआ है, एल्केन। और जो एल्केन नहीं समझ रहे इसको, वो थोड़ा अपना इलाज करा लें। ये CH4 लिखा है, क्या लिखा है, CH4 लिखा है। तो बात समझ गए, कौन सा रिएक्शन हो गया ये, अपचयन। किसका अपचयन हो गया, एल्किल हैलाइड का क्या हो गया, अपचयन। तो जब एल्किल हैलाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में किया जाता है, जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया में हम देख लेते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
ये देखिए ये अभिक्रिया का नाम है। अभी आपने अभिक्रिया पढ़ी थी एक वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या है, उसमें से जो सोडियम था सोडियम को उठा के फेंक दिया है। इस रिएक्शन को ऐसे ही याद करके रखना क्योंकि रिएक्शन दोनों एक जैसी हैं, केवल एक संकेत बदलेगा। सोडियम की जगह किसका उपयोग करेंगे? जिंक का उपयोग करेंगे। तो आपको ऐसे ही याद करके रखना है, जोड़ के रखना है, क्योंकि वोल्टेज अभिक्रिया भूलेगी नहीं, याद रहेगी और फिर ये क्या करेगी? कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? जिंक धातु के साथ या जिंक चूर्ण के साथ। तो फिर से यहाँ पर क्या लिख लेंगे? एक्स सिंगल बॉन्ड आर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एक्स सिंगल बॉन्ड आर। तो जिंक धातु के साथ की जाती है तो क्या होगा? ये आर इस आर के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आर सिंगल बॉन्ड आर। और ये बाकी के क्या करेंगे? जेड एन किसके साथ क्रिया करेगा? एक्स के साथ। तो किसका निर्माण कर लेगा यहाँ पर? जेड एन एक्स टू। जेड एन एक्स टू इसलिए बना क्योंकि जेड एन की वैल्यू +2 है और एक एक्स की वैल्यू -1 है। तो जेड एन के साथ कितने एक्स लगाने पड़ेंगे? 2। तो ये आपका क्या बन गया? एल्केन। अब यदि हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आर की जगह किसको लिखेंगे? CH3 को। एक्स की जगह मान लेते हैं Cl। जेड एन का क्या हो गया? जेड एन। एक्स की जगह क्या हो गया? Cl। और आर की जगह क्या हो गया? CH3 हो गया। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या है? ये जो आपका CH3 है इसको इस CH3 के साथ लिख देंगे तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ये जो आपका Zn है किसके साथ क्रिया करेगा? Cl2 के साथ क्रिया करेगा। तो किसका निर्माण कर लेगा? ये ZnCl2 का। किसका निर्माण कर लेगा? ZnCl2 का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या वाला एल्केन प्राप्त हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते थे? C2H6 नहीं लिख सकते थे। देखिए वोल्टेज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में यही अंतर है। वोल्टेज अभिक्रिया में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में सोडियम की जगह जिंक धातु का क्या किया जाता है? उपयोग। बाकी का वहां पर 2 उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखे गए थे। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो ये याद करके रखना है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है तो सम संख्या वाले एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ गए? अब अगला रासायनिक समीकरण, ये आपका लगभग नहीं कन्फर्म 10वें नंबर का रासायनिक समीकरण है और इस रासायनिक समीकरण में एल्किल हैलाइड, क्योंकि हम रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड के ही पढ़ रहे हैं तो क्रिया उसी के साथ करानी है। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K सिंगल बॉन्ड SH। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे एल्किल थायो। देखो ये आपका क्या होगा? X किसके साथ क्रिया कर लेगा? X किसके साथ क्रिया कर लेगा? पोटेशियम के साथ। तो किसका निर्माण करेगा? KX का निर्माण करेगा। बाकी का R किसके साथ क्रिया करेगा? SH के साथ। तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड SH। और ये जो R सिंगल बॉन्ड SH है ये है एल्किल थायो एल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे? एल्किल, सही से लिखना पड़ेगा, एल्किल थायो एल्कोहल या एल्कोहल। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा मेथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन वाला फॉर्मूला। वैसे ही यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। इसमें आपको लग रहा है कि एल्कोहल तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा? थायो वाला। वो होता है आपका OH।
तो उसको केवल एल्कोहल पढ़ते हैं, और ये क्या है आपका SH, तो इसको क्या पढ़ते हैं, थायो एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, थायो एल्कोहल कहते हैं। तो इसमें आपने देखा एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, KSH के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्किल थायो एल्कोहल। ये हो गए आपके हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। इसके बाद इसी के साथ हम देख लेते हैं हेलो एल्केन के उपयोग। उपयोग में 4-5 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी है, ताकि अगले लेक्चर में पोर्शन अगला स्टार्ट हो जाए। एल्किल हैलाइड के हमें क्या देखने हैं, उपयोग देखने हैं। और उपयोग ये आप मान के चलिए, यदि आपने 10 रासायनिक समीकरण सीख लिए तो आपको 10 उपयोग आते। समझ रहे बात को। जो रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाद हम मुख्य उत्पाद लिखते हैं, वही तो उसका उपयोग है। जैसे हमने कहा एल्केन बनाया, तो हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग एल्केन बनाने में किया जाता है। हमें R सिंगल बॉन्ड SH मिला, यानी एल्किल थायो एल्कोहल मिला, तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, एल्किल थायो एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। हमने क्या बनाया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 टॉलुइन बनाया, तो हम कह सकते हैं टॉलुइन के निर्माण में। हमने क्या बनाया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ की तो गिगनाइड अभिकर्मक का निर्माण हुआ, तो गिगनाइड अभिकर्मक के निर्माण में। तो रासायनिक समीकरण सीखना आपको है जो कॉपी में लिखाए गए हैं, लेकिन जब कई ऐसी कंडीशन बने कि अब क्या करें, तो रासायनिक समीकरण में जो मुख्य उत्पाद है उस मुख्य उत्पाद को आपको लिख देना है, और उसके आगे लिखते जाइए कि इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभी फिलहाल में हम यहाँ पर उपयोग देखेंगे। तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के निर्माण में, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, हेलो एल्केन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो PVC के निर्माण में, PVC देखा है, PVC यदि आपने नहीं देखा तो घर में नल के पाइप के फिटिंग या लाइट के पाइप के फिटिंग, कहीं पे भी आपके घर में यदि पाइप यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए वो क्या है, PVC। वो कंपनी का नाम नहीं है, वो लिखा हुआ है उस पर क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा फ्रियोन गैस के निर्माण में, फ्रियोन गैस तो आप समझते ही हैं, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, फ्रियोन गैस का। प्रशीतक समझ रहे हो, किसी चीज को ठंडा करने के लिए, जैसे फ्रिज, तो प्रशीतक के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लिख सकते हैं संश्लेषण अभिकर्मक के रूप में, संश्लेषण अभिकर्मक के रूप में। तो ये क्या हो गया आपके हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के उपयोग।